हे गाइस, एनिबाकुतो के इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो हमने देखा कि स्लेयर कराका को जो कि ट्रेन पे ही था एक हिडन रूम मिला है, वहीं वो फ्लोर डेथ के लिए निकल चुका है। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा यूराहा को जो कि कुन और बाकी लोगों से एक डील करती है कि वो उन्हें वो इन्फॉर्मेशन बताएगी क्लोन फ्रेगमेंट के बारे में, वहीं दूसरी तरफ वो उन्हें जाने देंगे। पहली बार हमने एक प्रिंसेस का नाम सुना जिसके बाल है डीप कलर सी जैसे। वहीं भी बाकी लोग इसके बारे में सोच रहे थे। हॉकनी भी इन लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हो चुका है। जहाँ उतरने से पहले कराका और इन लोग के बीच में एक छोटी सी मुठभेड़ हुई जिसके वजह से हमने देखा कि काफी ज्यादा कियोस मच गया था। जब फाइनली कराका यूराहा और बाकी लोगों के साथ तो निकल गया, लेकिन यूरी उन्हें नहीं पकड़ पाई और अब कून भी उन लोगों के पीछे फ्लोर डेथ पर जाएगा बैम और बाकी लोग के साथ। तो स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए आगे देखते रहिए। हम देखते हैं इवान को जिसने बैम को तो बचा लिया था, लेकिन वो नोटिस करता है कि बैम के अटैक की वजह से कराका शिनशू पूरी तरह से डिसअपेयर हो रहा है। वो काफी ज्यादा घबरा गया था क्या कि इतनी कम समय में बैम ने ऐसा क्या सीख लिया ट्रेन पर। और इवान सोच रहा था कि जब पहली बार मिला था बैम से तब एक काफी ऑर्डिनरी बॉय था जिसका बिल्कुल ही पावर नहीं थी, और उससे मिला हुआ दोबारा काफी ज्यादा समय भी नहीं हुआ और बैम इतना पावरफुल हो चुका है कि एक स्लेयर के पावर को भी कम कर सकता है। इसकी ग्रोथ इतनी ज्यादा एक्सपोनेंशियल है कि उसे अपने आप को विश्वास नहीं होता। और स्टार्टिंग में उसे लगा था कि उरिक मजीनों की जैसा नहीं है, लेकिन उसे भरोसा हो गया है कि ये भी बाकी रेगुलर जैसा ही है, खासकर पावर के मामले में। और शायद ये एक ऐसे मॉन्स्टर को रेस कर रहे हैं जो कि सबके लिए आने वाले समय सबसे बड़ा खतरा बन के उभर सकता है। जहाँ पे इवान के में सारी बातें चल रही थी, बैम उसके इस ध्यान को तोड़ते हुए कहता है, क्या तुम अपनी ग्रिप को थोड़ा सा लूज कर सकते हो, मुझे हर्ट हो रहा है। जहाँ हम देखते हैं उसके ग्लव काफी टाइटली बैम को पकड़ रहे थे। उसके कुछ मोमेंट बाद ही हम देखते हैं तो एंडोर्स और बाम को, जहाँ बैम से पूछ रही थी क्या वो ठीक है नहीं। हम देखते हैं इवान और यूरी को डिस्कस करते हुए कि कराका कैसे जिंदा हो सकता है। इवान को ये समझ में नहीं आता कि क्रेनोस जैसे खतरनाक अटैक और उसके बाद न्यूक्लियर पंच खाने के बाद वो कैसे जिंदा है। जहाँ पे यूरी कही थी वो सिर्फ जिंदा नहीं है बल्कि कम्प्लीटली फाइन भी है, और वो साथ में इतने समय से ट्रेन पे ही छुपा हुआ था जिसके बारे में कोई भनक भी नहीं थी। एक पल के लिए तो इवान के मन में भी ये संशय आ गया, क्या सही में एक इमोर्टल गॉड है। लेकिन भला ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि किंग जहाद और 10 ग्रेट फैमिली लीडर ने सिर्फ इमोर्टलिटी का एक डील साइन किया था एडमिनिस्ट्रेटर के साथ। यूरी इवान कहती है, लगता है मैं और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा फ्लोर डेथ पे, क्योंकि कराका की भी अब यूराहा और उनकी टीम के साथ है। इवान भी इस बात से एग्री करता है क्योंकि कराका पक्का बैम पर वापस आने वाला है। यूरी अब सभी लोगों को वहां से चलने के लिए कहती है क्योंकि टाइम आ गया था फ्लोर डेथ पर जाने का। जहाँ हम देखते हैं नेक्स्ट पैनल में हॉकनी को जो कि उस रिवर के अंदर था और इन लोगों को आने के लिए कह रहा था, लेकिन बोरो जो कि लाइट हाउस पे अभी भी श्योर नहीं था कि उसे जंप करने पर कुछ नहीं होगा। साची बोरो कहता है कि हॉकनी जिस तरह से हमें बुला रहा है मुझे पक्का विश्वास है कि हमें कुछ नहीं होने वाला, इसलिए हमें जल्दी वहां जाना चाहिए। हॉकनी इन्हें काफी इंपॉर्टेंट चीज और बताता है कि हमें एक साथ जाने के लिए, ताकि हम सभी सेफ पाथ फॉलो करें फ्लोर डेथ पर पहुंचने के लिए हमें एक साथ रहना जरूरी है। और अगर हमारी टाइमिंग ज्यादा अच्छी नहीं रही तो हम सभी सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि नदी के अंदर अलग अलग करंट होते हैं जिसके थ्रू वो लोग अलग अलग तरफ बह जाएंगे। उनके पाथ भी अलग हो जाएंगे फ्लोर डेथ में एंट्री के टाइम। और फ्लोर डेथ पे अपनी टीम से सेपरेट होना एक तरीके से डेथ विश जैसा है। हम देखते साची को जो इस बात को समझ गया था, अब बोरो को धक्का देते हुए कहता है, तुम बहुत ज्यादा हेजिटेट कर रहे हो, बस कूद जाओ, और अगर तुम मर गए तो मैं तुम्हारे लिए रहूंगा। जब बोरो को साची ने धक्का दे दिया था, हम देखते कुन और बाम को जो वहां जाने के लिए रेडी हुए थे। और अगली पल हम देखते बाम को जो कि इस खून की नदी के अंदर था। वही बैम जैसे जैसे नीचे आ रहा था उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे काफी वार्म जगह है और वो ऐसी जगह वापस आया है जहाँ बहुत लंबे टाइम तक रहा हो कभी। और इसी मोमेंट पे वो एक लाइट देखते हैं। मैम उस लाइट को देख के उसकी तरफ जाने लगता है कि आखिर ये क्या है, जिस चीज को हॉकनी नोटिस कर लेता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर वो ज्यादा दूर गया तो किसी और रास्ते तक पहुंच जाएगा। कून भी इन दोनों को नोटिस कर लेता है दूसरी तरफ जाते हुए, जहाँ हॉकनी काफी ज्यादा कोशिश करता है उसे बोलने की कि वहां से बाहर मत जाओ और वापस लौट आओ इसी सेम रास्ते पे, लेकिन अब तक काफी ज्यादा देर हो गई थी। वहाँ पे उस नदी का करंट चेंज होता है जिसके अंदर बैम और हॉकनी फंस गए थे। कून उन्हें चाह के भी नहीं बचा पाता। यूरी, इवान और एंडोर्सी भी चीज नोटिस करते हैं कि वो लोग दूसरे करंट के अंदर चले गए। यूरी ऐसा होते हुए देख के कहती है, लगता है मैं 2 मिनट भी तुम्हारे ऊपर से आंख नहीं हटा सकती बच्चे, क्योंकि ऐसा करते ही तुम मुसीबत में पड़ जाते हो। लेकिन तभी एक अजीब चीज होती है, यूरी नोटिस करती है उसका शिंशु वर्क नहीं कर रहा। ये देखकर फाइनली कून भी वहाँ कूदने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन साची उसका पैर पकड़ लेता है उसे मना करते हुए, क्योंकि ये लोग अब चाह के भी उन्हें नहीं रोक सकते थे। लेकिन इन लोगों का साथ में रहना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर कून इनसे भी सेपरेट हो गया तो सिचुएशन और भी ज्यादा बेकार हो सकती है। हॉकनी को देखते जो कि बैम के थोड़े ही पीछे था, जो सोच रहा था कि एक तरीके से बैम अनकॉन्शियस हो गया है और अगर वो ठीक से नहीं जागा तो कहीं काफी दूर चला जाएगा बहते हुए। हॉकनी अपनी पावर का यूज करके बैम के पैर को पकड़ने की कोशिश करता है,
दूसरी तरफ देखते हैं कून को, जो एंडोर से कह रहा था कि हम थोड़ी बॉन्ग बॉन्ग टेक्निक का यूज नहीं कर सकते, लेकिन वो बताया जाता है कि वो भी यहाँ काम नहीं कर रही। ये लोग डिसाइड करते हैं इससे पहले कि क्या करना चाहिए। इवान नोटिस करता है कि उनके पीछे से एक और करंट आ रही है जिसके अंदर ये लोग फंस जाते हैं और इसके ठीक अगले मोमेंट ही वहाँ सारा पानी गायब हो जाता है। जो चीज बोलो बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, वो लोग सीधे नीचे गिरे थे एक स्ट्रेट पाथ पर, जहाँ यूरी कुछ करके इन्हें एक ड्रॉप के अंदर फंसा लेती है, जिसकी वजह से सभी बच जाते हैं नीचे गिरने से डायरेक्ट। वही बोलो जब नीचे के रास्ते को देखता है तो सोचता है शायद हॉकनी ने इन्हीं रास्तों के बारे में बताया था हमें पहले। वही यूरी मन में सोच रही थी कि ऐसा लगता है जैसे हम किसी इंसान की बॉडी के अंदर हो, और मेरा शिंशु आखिर काम क्यों नहीं किया उस टाइम पे जब वो बैम को बचाने की कोशिश कर रही थी। क्या इसके पीछे ये रीजन हो सकता है कि ये जगह एक डेड एडमिनिस्ट्रेटर की बॉडी से बनी है, जहाँ जिस मोमेंट ये लोग नीचे लैंड करते हैं ये लोग आपस में सोचते हैं कि आखिर हॉकनी और बैम कहाँ गए, आखिर इनके साथ हुआ क्या। कौन ये चीज इवान को बताता है कि वो लोग लगता है इनसे सेपरेट हो गए हैं, और अब उन्हें हॉकनी की बात भी समझ में आ गई थी कि आखिर वो कौन सी करंट और सेवरल पाथ के बारे में बात कर रहा था, और अगर वो लोग सेफ होंगे तो किसी दूसरे रास्ते पर पहुंच जाएंगे जहाँ से फ्लोर डेथ के अंदर आ सकते हैं। और फिर भी बैम अभी भी हॉकनी के साथ है, जो कि जगह को काफी अच्छे से जानता है। जहाँ ये लोग बैम और बाकी लोग के बारे में बात कर रहे थे, एंडोर्स इनका ध्यान दिलाते एक और मिसिंग पर्सन पे, जो कि कोई और नहीं बल्कि रियून थी। अब कौन और बाकी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि सही में वो भी यहाँ से मिसिंग है। एंडोर्स को थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था, जो कह रही थी मुझे लगता है कि डू ने सब चीजें पहले से ही प्लान की थी, क्योंकि उसे पता था कि बैम किसी और डायरेक्शन में जाने वाला है। जहाँ कौन कहता है ऐसा पॉसिबल है क्योंकि वो गाइड है, उसे फ्यूचर पाथ के बारे में पता होता है। और ये सुनते साथ इवान सबसे पहले यूरी की तरफ देखता है। जब यूरी से पूछती है तुम्हें ये सब चीजें नहीं पता लगी इवान, जिस पर इवान थोड़ा सा अजीब सा रिएक्शन देता कहता है जो प्री साइंस है गाइड की वो यहाँ पर लगभग यूजलेस है, और जितना मुझे लगता है इसके चांसेस काफी कम है कि उसे सही में फ्यूचर दिखाओ। और वैसे भी यहाँ पे शिंशु यूज करना काफी मुश्किल है, खासकर कंट्रोल करना, और इसीलिए ये फ्लोर और भी ज्यादा डेंजरस हो जाता है। जब यूरी सोच रही थी कि बैम बस सही हो, और इनके सामने हम देखते एक रास्ता जो कि जाता सीधे फ्लोर डेथ पे, जहाँ से बहुत ही ज्यादा खतरनाक गुर्राने की आवाज आ रही थी किसी बीस्ट की, जो सुन के बोरो थोड़ा सा डर गया था और ये समझ गए थे कि इनकी तरफ कुछ आ रहा है। ये इसके ठीक अगले मोमेंट हम देखते हॉकनी को और बैम को, जो कि नीचे लैंड कर गए थे और किसी दूसरी जगह पे थे। हॉकनी कह रहा था कि हम दोनों सेपरेट हो गए क्योंकि हम इतनी पावरफुल करंट के अंदर फंस गए थे, और यहाँ पे एडजस्ट करना काफी डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए भी, क्योंकि मैं कई बरसों से यहाँ पे नहीं आया, और अगर ऐसी हालत में गेट कीपर के सामने गया तो मैं पक्का मारा जाऊंगा। और ठीक उसी वक्त हम देखते एक बहुत ही बड़े कीड़े को। ये बीच दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक था, जो कि एक इंसेक्ट जैसा लग रहा था, और इसमें से एक आवाज आती है जो कह रहा था कि मैं देखने आया हूँ कितने समय बाद आखिर कौन सा आउटसाइडर यहाँ पर वापस आया है। हॉकनी इसको सुन के थोड़ा सरप्राइज था। वहीं पे वो पर्सन जो कि उस बीच के अंदर से आवाज आ रही थी कह रहा था कितना बड़ा सरप्राइज है मेरे लिए भी कि तुम वापस आ गए हॉकनी। इसके ठीक बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है 3 महीने पहले का, जो कि नेमन स्टेशन पे कहीं था, जहाँ एक फ्लाइंग शिप के अंदर हम एक आवाज सुनते हैं क्या वो जाग गई, और जब हम देखते हैं तो वहाँ पर बेड पे यौन थी, और एक पर्सन के द्वारा हमें पता लगता है कि इतने ज्यादा ट्रीटमेंट शॉक मिलने की वजह से ये अभी तक नहीं जाग पाई है, लेकिन अभी ये खतरे से बाहर है। ऐसे तो इस पर्सन ने उसे काफी जल्दी निकाल लिया था सिचुएशन से, लेकिन इसकी जान बच पाई इसकी अपनी एबिलिटीज की वजह से। यह पर्सन किसी और से बात कर रहा था, जो कह रहा था कि इतने टाइम तक सोना फिर भी अच्छी बात नहीं है और हमें जल्दी से हेल ट्रेन तक भी पहुंचना होगा। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे किसी और को नहीं बल्कि अपने उलेक माजिनो को, जिसका साथ ही इयोन को बचाया था, जो इन्हें बता रहा था कि कैसे बैम और बाकी लोग फ्लोर डेथ पर पहुंच गए हैं। और यहाँ पे ये भी हिंट देते हुए कहता है कि वैसे भी हमारा कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस वहाँ पर पहले से है, तो क्यों ना हम भी वहाँ पे जाते हैं मजीनो। जिसके जवाब में उलेक माजिनो बस इतना कहता है बिल्कुल सही कहा। जैसे कुछ हफ्ते बाद हमें बताया जाता है कि मिस्टर सोर्समैन जो इनके साथ था वो बच गया है, और उलेक माजिनो का साथी यानी कि उसका फ्रेंड उससे पूछता है कि हम काफी खुश हैं कि तुम कम से कम जाग गए। या सॉर्ट्समैन अब इनसे पूछता है कि तुमने आखिर हमारी मदद क्यों की, क्या तुम रैंक करो यॉन फैमिली से। लेकिन ये पर्सन उसे साफ मना कर देता है बताने से, और कहता है हम तुम्हें और कोई ज्यादा डिटेल नहीं दे सकते। हाँ वी के लिए बस इतना कह सकते हैं कि हम ऑब्जर्व कर रहे थे तुम सभी लोगों को किसी ऑर्डर के देने की वजह से जो कि इनके सुपीरियर ने इनको दिया था, और वैसे भी तुम्हें उस वुमेन को थैंक्स करना चाहिए जिसकी वजह से तुम आज जिंदा हो, जहाँ वो यॉन के बारे में बात कर रहा था, और इसी की फ्लेम ने इसे बचा लिया। और अब हमें पता लगता है कि एक्चुअली नेमन स्टेशन पे हुआ क्या था जब रैक, यॉन और मिस्टर सॉर्ट्समैन फंस गए थे उस जगह पे जहाँ पे कराका और यूरी की फाइट चली थी। और इस फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जिस चीज ने इनकी जान बचाई वो फ्लेम था जो कि यॉन फैमिली से आती है, यानी कि ईवा उसे यूज कर रही थी क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर ही थी, लेकिन इसके बारे में यॉन को पता नहीं था। ये फ्लेम यॉन फैमिली के अंदर एक्सट्रीमली पावरफुल फ्लेम है जो कि बहुत ही कम लोगों को मिली है और डायरेक्ट फीमेल डिसेंडेंट को ही मिलती है। और ऐसे तो यॉन के पास अभी स्किल नहीं है, लेकिन फिर भी जो उस फ्लेम ने जब ये देखा कि उसकी मासी जान खतरे में पड़ गई तो उसे बचाने के लिए अपने आप ही एक्टिवेट हो गई थी।
लेकिन काफी देरी होने की वजह से यूरी के अटैक से तुम लोग को काफी फ्रेगमेंट भी बचा सकी। लेकिन ठीक उसी मोमेंट का यूज करके हमने तुम्हें वहां से बाहर निकाल लिया और तुम लोग सर्वाइव कर पाए, और इसीलिए अभी तक नहीं जागी है क्योंकि इसने अपने औकात से बढ़कर अपनी एबिलिटीज को यूज कर लिया था, अपनी पावर को उतना यूज कर लिया जितना उसने अभी को ट्रेन नहीं किया अपनी फिजिकल बॉडी को। और अब यहाँ पे स्वॉर्डमैन पूछता है तो रैक का क्या हुआ, वो भी तो हमारे साथ ही नीचे गिरा था, मैंने उसे नहीं देखा यहाँ पे कहीं। ये नाम सुनते ही उलेक मजीनो कहता है कि इस नाम का तो कोई पर्सन वहाँ पे नहीं था, हमें सिर्फ तुम दोनों मिले और यूजे ने सिर्फ तुम दोनों को बचाया। जहाँ पे पता लगता है इस पर्सन का नाम यूजे था। लेकिन ये बात सुन के स्वॉर्डमैन काफी ज्यादा शॉक हो गया था कि आखिर रैक उन्हें क्यों नहीं मिला वहाँ पर। और अब स्वॉर्डमैन उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि उनके साथ एक और पर्सन था, एक छोटा सा एलिगेटर जिसने लाल कलर के कपड़े पहन रखे थे। और अब उसको ऐसा बिहेव करते हुए देखकर मजीनो अपने फ्रेंड यूजे से पूछता है क्या ऐसा था कोई वहाँ पे एक छोटा सा एलिगेटर। यूजे कहता है कि मैंने तो ऐसे वहाँ पे किसी को भी नहीं देखा, किसी एलिगेटर को, लेकिन जो डाटा मुझे मिला था ऐसा कोई पर्सन की टीम में था तो सही। स्वॉर्डमैन इस बात को सुन के काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या, क्योंकि रैक भी उन्हीं के साथ ही सेम मोमेंट पे नीचे गिरा था। इसीलिए वो अब उलेक मजीनो से पूछता है क्या वो मर तो नहीं गया। लेकिन उलेक मजीनो इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता और सीधे पूछता है क्या तुम श्योर हो कि वो लोग फ्लोर डेथ पर जा रहे हैं। जिस पे स्वॉर्डमैन कहता है हाँ। और ये जगह का नाम सुनते ही साथ ही उलेक मजीनो के फेस पे एक अलग सी स्माइल जाती है, जहाँ वो कह रहा था कि मैं कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि बच्चा क्या करने वाला है अगली चीज। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है और इसलिए मुझे भी फ्लोर डेथ पर जाना ही चाहिए, और इसी बहाने मैं भी अपने मन को थोड़ा हल्का कर पाऊंगा वहां जाने के बाद। इसी ठीक पॉइंट पे हम देखते हैं एक बहुत ही खतरनाक डीमन को। ये वही था जो कि हॉकनी के सामने था और वो इससे पूछा था कि आखिर तुम यहाँ पर वापस क्या कर रहे हो। ऐसे तो दिखने में काफी ज्यादा डरावना और खूंखार लग रहा था, लेकिन हॉकिनी सोच अलग ही थी। वो सोच रहा था कि ये आवाज मैंने कहीं पहले सुनी है, क्या ये मार्टा की आवाज है। जिसके जस्ट बाद ही हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि कह रहा था सही में बहुत समय हो गया हॉकनी तुमसे मिले हुए, और तुम अभी भी उतने ही छोटे हो जितना मैंने तुम्हें पहले देखा था। वहीं पे हॉकनी भी अब स्माइल दे रहा था मार्टा को देखते ही। इसी के कुछ मोमेंट बाद हम देखते इस मॉन्स्टर को वहां से जाते हुए, जहाँ पे ये पर्सन हॉकनी से पूछा था क्या तुम यहाँ पे सही में क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे इसलिए आए थे क्या इस नर्क में ताकि तुम मुझे मिस कर रहे थे मुझसे मिलने के लिए। ना हॉकनी कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं। जहाँ भी पर्सन हंसने लग जाता है कहते हुए तुम अभी बिल्कुल बदले नहीं हो और पहले की तरह बिल्कुल झूठ नहीं बोलते। वहीं हॉकनी पूछता है तुम अभी भी इस ग्लूमी प्लेस पर क्यों रहते हो। जिस पे पर्सन कहता है कि मेरे पैरासाइट ऐसे ही रहते हैं, हमने सर्वाइव करना सीख लिया है किसी लार्जर बग की बॉडी को इन्वेड करके उन्हें कंट्रोल करके। और वो हमें बताया जाता है कि कैसे इस ब्लू ऑर्ब में जब तक वो लोग कनेक्टेड है इस बॉडी को उसके सारे ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे। जब माता ये भी बताता है कि उसने इसका नाम मैरी लेग रखा है, तो ये काफी क्यूट लगता है उसे। जहाँ हॉक ने बैम को उठा रखा था अपने कंधे पे और कह रहा था कि ऐसे तो मुझे तुम्हारा टेस्ट समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी मुझे लगता है तुम्हें कोई परेशानी होगी अगर मैं कुछ समय के लिए यहाँ पे रहूं। जिस बात से माता भी एग्री करता है, लेकिन वो पूछता है कि आखिर ये बंदा कौन है जो तुम्हारे साथ है, क्या कोई पर्सन है जो उनसे बाहर मिला था। जिस पर हॉक ने कहता है नहीं, मैं बस इसके साथ सेम टाइम पे एंटर किया इस जगह पे। जो सुनकर माता काफी खुश हो जाता है और हॉकनी को हाथ से अपनी तरफ खींचते हुए कहता है कि चलो बहुत अच्छा हुआ, मैंने अपनी जिंदगी दांव पे लगाई थी तुम्हें एस्केप कराने के लिए, और तुमने अब एक दोस्ती बना लिया एक रियल रिस्पेक्टेबल पर्सन बन के। हॉकनी कह रहा था कि नहीं नहीं, मैं इस पर्सन को सही में नहीं जानता हूँ, हम तो बस एक ही टाइम पे इस जगह पे आए क्योंकि हमारे पर्पस लगभग एक जैसे थे, और ये मेरा कोई रियल फ्रेंड नहीं है जैसा कि तुम सोच रहे हो। और वैसे भी मेरा जैसा मॉन्स्टर भला किसी के साथ कैसे फ्रेंड बन सकता है। भाई माता कुछ और बोल पाता, हॉकी वहां से जाने लगता है ये कहते हुए कि इस बंदे के रियल दोस्त से ढूंढ रहे होंगे, तो अगर तुम्हें मिलते हैं तो सीधे उसे उसके पास ले जाना। जहाँ पे इसको जाता देखकर माता से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, और हॉकी जवाब देता है मैं जा रहा हूँ साउथ सिटी। लेकिन ये चीज माता को काफी सरप्राइज कर देती है, जो पूछता है कि आखिर तुम साउथ सिटी क्यों जा रहे हो, और तुम्हें तो वहाँ बिल्कुल कदम भी नहीं रखना चाहिए क्योंकि अगर हेलजो को पता लग गया कि तुम वापस आ गए हो तो तुम्हें मार देगा। जिस पर हॉकनी भी एग्री करता है, लेकिन कहता है मुझे वहाँ जाना ही होगा क्योंकि वहाँ पे मेरी लॉस्ट पिक्चर का एक पीस है। जहाँ हॉकनी के साथ हमें पता लगता है कि उसे ही इन्फॉर्मेशन एमले के थ्रू मिली थी कि 2 दिन के अंदर उसे वो खोया हुआ पार्ट मिल जाएगा साउथ साइड में सिटी के। और हॉकनी मार्ता को कहता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ रेड लाइट को ढूंढते हुए, और हॉकनी ये भी रिवील करता है कि तुम्हें तो पता ही माता कि कैसे वो सोल मेरी पेंटिंग है, यानी एक तरीके से वो पेंटिंग ही मेरी सोल है, और इसीलिए उसे ढूंढना काफी जरूरी है मेरे लिए। इनसे सेम टाइम पे इनके ऊपर एक अटैक हो जाता है और हम देखते पहली बार एक अजीब से पर्सन को। जब माता ही तो हमें पता लगता है कि ये और कोई नहीं बल्कि गेट कीपर है,
वही दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं साची को जो कि पूछ रहा था कि आखिर ये मॉन्स्टर कौन है। जहाँ इवान इसको देख के थोड़ा सा घबरा गया था। उन्हें बताता है कि पक्का कोई गेट कीपर होगा जिसके बारे में हॉकने ने हमें बताया था। यूरी इस चीज को देखकर कहती है काफी इंटरेस्टिंग चीज है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए नेक्स्ट इवान, तुम क्या सोचते हो। जिसपे इवान कहता है कि सबसे पहले तो ये होगा कि हम इसको रेगुलर्स के ऊपर छोड़ दे इसे डील करने के लिए, ताकि हमें यही पता लगेगा कि आखिर कितना हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि हम उसे हमेशा के लिए प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। जिससे यूरी भी एग्री करती है और इन लोगों को चिल्लाते हुए कहती है कि सुनो ध्यान से और आगे बढ़कर इस मॉन्स्टर को हरा दो, और अगर यहाँ पे तुम इनसे पिट गए तो हम यहाँ से वापस जाने वाले हैं तुरंत। जब बोलो जब इस बात सुनता है कहते हैं कुछ ज्यादा डेंजरस नहीं है कि हम खुद से इस पर्सन को हराएं, और वैसे भी हम तो फ्लोर डेथ में भी जस्ट एंटर ही किए हैं, हमें सोचने में थोड़ा टाइम मिलना चाहिए। साची और बोरो ये सब डिस्कस कर रहे थे। कून कहता है कि तुम लोग वेट किस लिए कर रहे हो, जल्दी से इसे खत्म करते हैं। जिसके साथ ही अपना पहला अटैक शो कर देता है और कहता है कि वैसे ही हमें बैम और यून को ढूंढना है, हमारे पास बिल्कुल कोई टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। जहाँ एंडोर्सी भी अपनी बाउंड टेक्निक का यूज करके इस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए रेडी हुई थी, और ऐसे एंडोर्सी को पहला अटैक करते हुए देखकर सभी लोग शॉक हुए थे। जहाँ एंडोर्सी अपनी स्पेशल स्किल का यूज करती है। इसको इस स्किल को यूज करते हुए देखकर इवान काफी शॉक हुआ था और यूरी से पूछता है तो तुम्हारी स्किल है। इसके अगले मोमेंट हम देखते हैं खतरनाक अटैक को जो कि द शिफन स्वॉर्ड, और यहाँ पे मॉन्स्टर इस एक अटैक से ढेर हो जाता है। जहाँ ऐसे इस जमीन पे पड़ते हुए देखकर इस मॉन्स्टर को सभी लोग सोच रहे थे कि हमें उतना बुरा भी नहीं लग रहा जितना हमने सोचा था, और ये उतना खतरनाक भी नहीं है। यह शायद एंडोर्सी पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। लेकिन इसी मोमेंट पे एंडोर्सी शॉक हो जाती है जो देखती एक अजीब सी उड़ती हुई बॉल जैसी चीज को, और जो कि इस बॉडी से निकली थी, और ये लोग समझ जाते हैं कि शायद इस मेन बॉडी के अंदर ही छुपा हुआ था। और ऐसा स्माइल करते हुए देखकर एंडोर्सी कहती है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, एक काफी क्रीपी है। जब कौन दूर से इन सब चीजों को देख रहा था वो सोच रहा था कि इतनी स्मॉल लेकिन फास्ट बॉल को फेस करना काफी ज्यादा ट्रिकी हो सकता है, और आखिर इस मॉन्स्टर के अंदर छुपा हुआ क्यों था इतने समय से। यूरी भी इस चीज को देख के काफी खुश हो गई तो कह रहे थे चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हुई। इवान समझाने की कोशिश कर रहा था कि हम यहाँ पर खेलने के लिए नहीं आए प्रिंसेस, आपको थोड़ा सीरियस होना चाहिए। एंडोर्सी के सामने अब ये बॉल काफी ज्यादा ऑरा इमिट कर रहा था। एंडोर्सी अपनी बैंग वॉन्ग टेक्निक का यूज करके वहाँ से गायब हो जाती है और सीधे कून के पीछे आ जाती है और उसे कहती है कि अब तुम्हारी बारी, जाओ इसे हैंडल करो। रास्ते में कहती है कि मैंने बड़े मॉन्स्टर को हैंडल किया, अब तुम्हारी बारी, जाओ थोड़ा सा काम तुम भी करो। कून को ये चीज बिल्कुल पसंद तो नहीं आई थी, लेकिन वो कहता है तुमने कहा था यही मेन बॉडी है, और वैसे भी शायद तुम इसलिए फाइट नहीं करना चाहती क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। ये बॉल काफी यार डेंजरस लग रहा था देखने में और काफी यार गुस्से में भी। जहाँ पे कौन सोच रहा था कि थोड़ा जल्दी है, जितना मैंने सोचा था क्या मुझे उस स्किल को यूज कर लेना चाहिए। जहाँ वो लाइट हाउस के बारे में सोचा था और वो कहता है कि बाहर आ जाओ एनाकोर। जहाँ मल्टीपल लाइट हाउस को देखते हैं जो कि काफी डिफरेंट था पहले से, और इसी टाइम पे हम नोटिस करते हैं एक छोटे से अजीब से इंसेक्ट को जो कह रहा था कि यहाँ पे 7 इंट्रूडर आए हैं और एनिमी ने हमारा दाना उठा लिया और हमारे जाल में फंस गए हैं, हम सभी को मार देंगे। के साथ ही वो अपना बैकअप बुलाता है कहते हुए कि रिची फेलेवन को बुला। कौन की इसी फाइटिंग के साथ ही आज के एक्सप्लेनेशन वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। जब एक तरफ तो पता लगा हॉकनी के बारे में कि कैसे उसको एस्केप करने में उसके फ्रेंड मार्टा ने उसकी हेल्प की थी, वैसे ही अगर वो साउथ सिटी में जाएगा तो कोई हेल्प जो नाम का बंदा उसे मार देगा, लेकिन उसे अपनी पेंटिंग भी बचानी है क्योंकि उसकी सोल है। वहीं दूसरी तरफ बैम अभी भी अनकॉन्शियस है। जहाँ पे दूसरी तरफ कौन और बाकी लोगों की फाइट करनी पड़ी गेट कीपर से, हमें आगे पता लगा कि आखिर फ्लोर डेथ पर कौन कौन से खतरे हैं। वहीं दूसरी तरफ ने उरिक माजिनो को भी काफी लंबे टाइम के बाद देखा, जहाँ पे रैक का तो कुछ ज्यादा पता नहीं है, लेकिन बाकी 2 लोग तो बच गए हैं और अब उरिक मजीनो भी फ्लोर डेथ पे आने वाला है, तो चीजें अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ कोई यहाँ पे डीप सी कलर वाली प्रिंसेस भी है, तो हमें उसके बारे में जानने मिलेगा आगे की वीडियोस में। इस वीडियो के आंसर जानने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें, और आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो ज्यादा शेयर कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय गाइस।